अब देखिएगा एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 का आधा पार्ट जो है वो कुछ वही क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्टेंस 2a अपार्ट। ए और बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की जो क्षैतिज दूरी जो है वो 2a है। ए ओ कॉमा ओ बी आर टू इक्वल हैवी स्ट्रिंग, दो बराबर हैवी स्ट्रिंग है। एक का नाम ए ओ है, एक का नाम बी ओ है, यानी कि ऊपर बंधी हुई है। टाइड टुगेदर एट ओ, दोनों ऊपर बंधी हुई हैं। एंड कैरिंग ए वेट एट ओ, और ऊपर एक भार लटका हुआ है। इफ एल इज द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, प्रत्येक धागे की लंबाई स्मॉल एल है। कॉमा डी द डेप्थ ऑफ ओ बिलो ए बी, और ओ की जो गहराई है ए बी से वो स्मॉल डी है। शो दैट द पैरामीटर सी ऑफ द कैटेनरी इन विच आइदर स्ट्रिंग हैंग्स इज गिवन बाय। तो कोई भी स्ट्रिंग जो है आपकी किसी भी कैटेगरी के रूप में जब लटकेगी तो उसका पैरामीटर आपको दिया जाएगा एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक a अपॉन सी माइनस 1। और यहाँ से जो आपको कैटेगरी का पैरामीटर प्राप्त करना है। ये रिजल्ट वही है जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो शुरू वाला रिजल्ट था उसमें एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो आप बी की जगह जो है यहाँ पर डी आ जाएगा। डायग्राम बना देता हूं मैं यहाँ पर। ये दो पॉइंट हो गए, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। भारी स्ट्रिंग है और ऊपर बंधी हुई है। किस पर बंधी हुई है? ओ पर बंधी हुई है। तो पोजीशन ऐसा हो जाएगी, दोनों की लंबाई बराबर है। ये ओ हो गया, यहां से यहां तक ए बी से जो इसकी गहराई है वो स्मॉल डी है। एक स्ट्रिंग इधर हो जाएगी, ये लंबाई एल है और ये लंबाई जो है वो एल है। अब ये स्ट्रिंग ना होकर के स्ट्रिंग के एक पार्ट है यहाँ पर, है ना। अब ये ओ जो है ओ पर बंधी हुई है, तो ये जो है आपके कैटेगरी का वर्टेक्स नहीं हो सकता है। वर्टेक्स बनाने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रिंग को बढ़ाना पड़ेगा। इसे बढ़ा देते हैं। ये आपका ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ये पैरामीटर सी, ये वर्टेक्स सी हो गया और पैरामीटर सी है, और सी से ओ तक की लाइन जो है मान लीजिएगा हम एस ले लेते हैं यहाँ पर। और ये कोऑर्डिनेट आप x1, y1 x2, y2 मान लीजिएगा, है ना। ये x1, y1 और x2, y2 मान लीजिएगा। अब ये मैंने डायग्राम बना दिया है ना। अब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है, ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दोनों सेम ही है। अब इस वाले डायग्राम में आप ये देखिएगा, हाँ एक चीज और रह गई है, ए और बी के बीच की दूरी 2a दे रखी है। तो ये मेरा मान लीजिएगा डी मिड पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a हो जाएगी। अब यहाँ पर इस हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से आप देखिएगा, अगर आप इतनी आपकी x2 है, यहाँ तक x2 होगी, यहाँ तक x1 होगी, और x2 में से x1 घटा देंगे तो आपका a आ जाएगा। यानी कि x2 माइनस x1 इज इक्वल टू a, और y2 में से y1 अगर घटा देंगे तो आपका d आ जाएगा। y2 माइनस y1 इज इक्वल टू d, है ना। अब मैं लिख देता हूँ डू क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट कर दीजिएगा बिल्कुल। साइन है एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपोलिक एक्स अपॉन सी, और वाई इज इक्वल टू सी कॉस हाइपोलिक एक्स अपॉन सी, उन दोनों के फार्मूले आप लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर स्क्वायर करके उन्हें माइनस कर देंगे। बिल्कुल प्रोसीजर बिल्कुल ऐसा कैसे ही चलता रहेगा। पहला वाला हिस्सा कर दीजिएगा बस। वहाँ जो y2 माइनस y1 था वो स्मॉल b था, स्मॉल b की जगह अब यहाँ पर स्मॉल d है। अब आने वाले 5-6 क्वेश्चन, अब आने वाले 5-6 क्वेश्चन है, तो 5-6 क्वेश्चन ना वो थोड़े से बड़े बड़े हैं। अब मैं जरा वो धीरे धीरे करके सिखाता हूँ। तो पहले उसके लिए पहले मैं एग्जाम्पल करता हूँ। पहले मुझे एक टाइप का एग्जाम्पल करना पड़ेगा, उस एग्जाम्पल का जो रिजल्ट आएगा फिर उसे लेकर के आगे जाना पड़ेगा। अब 4-5 क्वेश्चन जो है जरा ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़े से बड़े बड़े हैं, तो मैं उसका ओरली जो है क्वेश्चन करने के बाद उसका ओरली एक्सप्लेनेशन भी करूँगा, और उसकी प्रैक्टिस जो आपको हो जानी चाहिए। और क्वेश्चन भी जो है वो अच्छे हैं, मतलब बहुत भारी तो नहीं है, बस थोड़ा सा उनके पास
लेंथ आ जाती है, क्योंकि वो 2 सवाल को मिला करके बनते हैं। अब इस एक्सरसाइज के मैं पहले एग्जाम्पल करा देता हूँ। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कोई अच्छा नहीं है, एग्जाम्पल लेकिन अच्छे क्वेश्चन है ना। तो पहले एग्जाम्पल निपटाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 तो लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन हो गया था, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद एग्जाम्पल नंबर 1 करा था। अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। ए बॉक्स काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट स्मॉल एच हाइट पर एक पतंग उड़ रही है विद ए लेंथ एल ऑफ वेयर पेड आउट, जबकि एल लंबाई का धागा जो है वो छोड़ दिया गया है। आप ध्यान से देखना, कभी जब पतंग उड़ रही होती है उसका धागा कभी स्ट्रेट नहीं होता, उसका धागा इस शेप में होता है। तो पतंग का जो धागा होता है वो आपकी कैटेनरी की शेप होती है ना। एंड विद द वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी ऑन द ग्राउंड, और जो कैटेनरी धागा बनेगा उसकी कैटेनरी जो बनेगी उसका जो वर्टेक्स है आपको ग्राउंड पर लेना है। शो दैट एट द काइट द इंक्लिनेशन ऑफ द वायर टू द ग्राउंड इज 2 tan इनवर्स h अपॉन l। सिद्ध करके दिखाना है ये काइट पर जाकर के जब टेंजेंट का इंक्लिनेशन देखेंगे आप ग्राउंड के साथ तो वो 2 tan इनवर्स h अपॉन l होगा। एंड इट्स टेंशन देयर आर एट द ग्राउंड आर, और पतंग पर और ग्राउंड पर टेंशन उसकी डब्ल्यू एच एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2h एंड डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h होगी, वेयर डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ, जबकि एकांक लंबाई का जो भार है वो डब्ल्यू है। डायग्राम में नाम मैं वही रख देता हूँ। ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, इधर वाई एक्सिस हो जाएगा। ये आपका धागा पेड हो गया है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिएगा। ये ग्राउंड है, क्योंकि उसने कहा है कि कैटेनरी का जो वर्टेक्स होना चाहिए वो ग्राउंड पर होना चाहिए। ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ पर पतंग है। ये पॉइंट आपका सी हो गया वर्टेक्स, और ये पैरामीटर आपका सी हो जाएगा। और ग्राउंड से जो हाइट दे रखी है वो h दे रखी है, और धागे की लंबाई जो तार से पतंग उड़ाई जा रही है उसकी लंबाई l हो गई है, और ये हाइट आपको h दी हुई है, ये c हो गया है। और मान लीजिएगा a के कोऑर्डिनेट आपके x y हैं। a पर आप अगर आप टेंजेंट खींचते हैं तो मान लीजिएगा एंगल साई 1 बना रहा है, ये भी साई 1 है। और मान लीजिएगा कोऑर्डिनेट भी मैं x1 y1 कर देता हूँ यहाँ पर, x1 y1। अब ध्यान से देखिएगा, आपको सेक दिया गया है तो थ्योरी जो है वो बुक वाली उठा लीजिएगा ऐसे कैसे, है ना। थ्योरी तो आप बुक वाली उठा लीजिएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, मैं कर देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको सेक मिला हुआ h। जिस क्वेश्चन में आपको सेक मिला हुआ होता है सबसे पहले आप फार्मूला लगाएंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये लगाइएगा, फ्रॉम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एट ए पर चलिएगा। y1 स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू आपकी एल स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि y1 डायग्राम से देखिएगा h प्लस सी, ये वैल्यू रख दीजिएगा। तो एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2hc इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सी स्क्वायर कट जाता है तो यहाँ से c इक्वल टू आ जाता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h। सी की वैल्यू आपकी आ चुकी है। सी की वैल्यू अगर आपकी आ चुकी है तो क्वेश्चन जो है बस ऐड ही होने वाला है। अब तो डायरेक्ट फार्मूले लगते चलेंगे। अब मैं टेंजेंट जो है मेरा टेंजेंट ए पर साई 1 एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ। अब मैं साई निकालने चलता हूँ। सी आ चुका है, एल मेरी चाप है, एस इक्वल टू सी टेन साई लेता हूँ। फ्रॉम एस इक्वल टू सी टेन साई एट ए पर आ जाइए, एल हो जाएगा सी की वैल्यू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h हो जाएगी, और ये हो जाएगा टेन साई 1। तो यहाँ से टेन साई 1 इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2hL। उल्टा हो गया है, ऐसे कर लीजिएगा 2hL अपॉन एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर। यह साई 1 निकालना है यहाँ से, तो साई 1 इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 2hL अपॉन एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसे इस तरह से लिखेगा टेन इनवर्स 2l स्क्वायर, नीचे से कॉमन ले लीजिएगा 2h अपॉन l 1 माइनस h अपॉन l का होल स्क्वायर।
आप 12 का फार्मूला यूज करिएगा, क्योंकि 2 tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ हो जाएगी, अब इसे इधर खोल दीजिएगा, तो साई 1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स h अपॉन l। पहली वैल्यू जो है आपकी प्रूव हो चुकी है, एंगल आपका आ चुका है, अब पहला रिजल्ट आ गया है। अब मैं पतंग पर टेंशन लेने चलता हूं। टेंशन एट काइट ए टी इक्वल टू डब्ल्यू बाई 1, डब्ल्यू वाई की वैल्यू h अपॉन सी, डब्ल्यू h प्लस एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2h। ये वैल्यू भी आपकी प्रूव्ड हो गई है ना। अब मैं टेंशन जो है ग्राउंड पर लेने चलता हूँ। ग्राउंड पर मेरा पॉइंट सी है, टेंशन एट ग्राउंड इज इक्वल टू टेंशन एट सी। सी मेरा कैटेगरी का वर्टेक्स है, और वर्टेक्स पर जो टेंशन होती है वो टी नॉट होती है, इज इक्वल टू टी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू सी, डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h प्रूव्ड। और इस प्रकार से जो है आपका एक अच्छा क्वेश्चन जो है वो प्रूव्ड हो जाता है। ये 2015 के इंप्रूवमेंट में आया था। एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके एग्जाम्पल मैं खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रीजन यही है क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। A weight capital W is suspended from a fixed point by a uniform string of length small l. स्मॉल l लंबाई के धागे से, क्या स्मॉल l लंबाई के धागे से आप एक वेट कैपिटल W लटका दीजिएगा एंड वेट स्मॉल w पर यूनिट ऑफ लेंथ। और जो धागा आप ले रहे हैं उस धागे की जो लंबाई है, एकांक लंबाई का भार सॉरी, वो स्मॉल w है। इट इज ड्रॉन असाइड बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स P। अब जो भार आपने लटकाया है उसे एक तरफ क्षैतिज बल P के द्वारा खींचिए, क्या क्षैतिज बल P के द्वारा खींचिएगा। शो दैट इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जब साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी, द डिस्टेंस ऑफ कैपिटल W फ्रॉम द वर्टिकल थ्रू द फिक्स पॉइंट इज। तो आपको सिद्ध करना है कैपिटल W वाला जो वेट है उसकी डिस्टेंस सिद्ध करनी है, और उस पॉइंट से जो फिक्स पॉइंट के वर्टिकल से जाता है P अपॉन W साइन हाइपरबोलिक इनवर्स W प्लस एल डब्ल्यू अपॉन P माइनस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स W अपॉन P। अब साइन हाइपरबोलिक इनवर्स अगर आंसर में दे रखा है तो सीधी सी बात है कि S इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना, तो उसी का रिजल्ट है। अब ऐसे समझिएगा, ये L लंबाई का धागा था और ये फिक्स पॉइंट है आपका। अब आपने इसे ऐसे करके लटकाया, फिर बुक वाला कहता है कि इसे क्षैतिज बल हॉरिजॉन्टल फोर्स P से एक साइड को खींच दीजिएगा। अब फोर्स P लगा करके आप इसे इधर की तरफ खींचिएगा। जब ये इधर की तरफ खींचेंगे तो ये वाला सिरा हट करके थोड़ा सा इधर आ जाएगा, तो ये कैटेनरी का एक पार्ट बन जाएगा, है ना, कैटेनरी का पार्ट बन जाएगा। अब मैं ओरिजिनल डायग्राम बना देता हूँ, ये तो मैंने सिखाने के लिए बताया है। डायग्राम के नाम में बुक वाली लिखूंगा जिससे कि जो है थ्योरी जो है बच जाए। ये पॉइंट आपका A है जो फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट आपका B है, और यहाँ पर वेट कैपिटल W है, और यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स P लगा हुआ है। जब किसी भी बिंदु पर दो बल कार्य करते हैं तो उनका परिणामी बीच में कहीं स्थित होता है, तो W और P का जो परिणामी होगा वो बीच में कहीं यहाँ निकल करके आएगा। तो ये कैटेनरी का वर्टेक्स नहीं हो सकता, क्योंकि कैटेनरी के वर्टेक्स के अंदर खास बात होती है उस पर लगने वाला बल जो है वो केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है। और आपके क्वेश्चन की क्वालिटी है कि जब तक आपके पास कैटेनरी का वर्टेक्स नहीं होगा तो आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो बी पॉइंट जो है आपका कैटेनरी का वर्टेक्स नहीं है, तो बी को पहले पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, चाप को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं जिससे कि कैटेनरी का वर्टेक्स हमारा हाथ आ जाए। अब इसे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ये ओरिजिन लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस लेता हूँ, ये वाई एक्सिस लेता हूँ, ये पैरामीटर वर्टेक्स सी हो गया मेरा, और ये मेरा पैरामीटर जो है वो सी हो गया है।
और जिस धागे से आपने लटकाया है उसकी लंबाई जो है वो स्मॉल एल है। एक कैटेनरी का वर्टेक्स मेरे पास हो चुका है। अब मैं टेंशन लेने जा रहा हूं। अब मैं टेंशन ले लेता हूं यहाँ पर। एक तो साम्यावस्था में ए पर संतुलित करूंगा। ए पर मैंने टेंशन T1 ले ली है और एक बी पर मैं टेंजेंट खींच देता हूं। ये बी पर मेरी टेंशन जो है वो T2 आ चुकी है। टेंशन T1 आ गई है और T2 आ गई है। अब T1 वाली टेंशन जो है टेंजेंट मान लेता हूँ एंगल साई 1 बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और ये जो है एंगल बन रहा है साई 2। अब इसमें डायग्राम में जो मैंने नाम दिए हैं वो डायग्राम में सारे नाम जो है मैंने वही दिए हैं जो कि बुक में दिए गए हैं, है ना। तो डायग्राम को मैंने सब चीज़ दिखा दी है वही। अब मैं कैलकुलेशन करने चलता हूँ। अब दो बिंदुओं पर मुझे कैलकुलेशन करनी है। दो फार्मूले में यहाँ पर लगाऊंगा, एक ए पर लगाऊंगा एक बी पर लगाता हूँ। मैं ए के कोऑर्डिनेट में कुछ मान लेता हूँ, x1, y1, और बी के कोऑर्डिनेट जो है हमारे x2, y2 है। टेंशन आप देख रहे हैं T1 T2 है। अब सारी थ्योरी जो है वो बुक वाली चली जाएगी। टेंशन का जिक्र है, सब कुछ जिक्र है। आप इक्विलिब्रियम में लेने चलते हैं। इक्विलिब्रियम यहाँ चलिएगा, इन इक्विलिब्रियम एट बी वाले पॉइंट पर चलिएगा। बी वाले पॉइंट पर जब इक्विलिब्रियम लेने जाएंगे तो टेंशन T2 है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और जो एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल है साई 2 है। तो क्षैतिज घटक T2 cos साई 2 हो जाएगा और वर्टिकल घटक T2 sin साई 2 हो जाएगा। इस तरह से पोजीशन हो जाएगी। ये T2 जा रहा है, ये साई 2 जा रहा है, तो इधर हो जाएगा T2 cos साई 2 और इधर हो जाएगा आपका T2 sin साई 2। अब देख लीजिएगा कौन किसे संतुलित करेगा। T2 sin साई 2 तो W को संभाल लेगा, अपोजिट डायरेक्शन है, और T2 cos साई 2 दाईं तरफ है, P जो है वो बाईं तरफ है, ये इसे संभाल लेगा और इक्विलिब्रियम आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा बनेगा T2 sin साई 2 इक्वल टू W बनेगा और T2 cos साई 2 इक्वल टू बनेगा P। अब आप इसे डिवाइड कर दीजिएगा तो ये जाएगा sin साई 2 अपॉन cos साई 2 tan साई 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा P अपॉन W। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। साम्यावस्था संतुलित हो चुकी है। इसी तरह से साम्यावस्था संतुलित करने के लिए आप बिंदु A पर आइएगा। इन इक्विलिब्रियम एट A, जैसा काम आपने B पर करा था वैसे ही काम जाकर के आप A पर करिएगा। T2 की जगह T1 कर देंगे और साई 2 की जगह साई 1 कर देंगे। T1 sin साई 1 इक्वल टू T1 sin साई 1 बिंदु A पर वर्टिकल कंपोनेंट है। क्या है? बिंदु A पर वर्टिकल कंपोनेंट है जो ऊपर की तरफ जाएगा, तो जो भी वेट नीचे की तरफ होगा वो उसे संभाल लेगा। ये आपके पास चैन है ना। अब A पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये मान लीजिएगा चैन का मिड पॉइंट है, ये चैन का भार हो गया WL। चैन का भार हो गया है WL, क्योंकि चैन की एकांक लंबाई का भार W दे रखा है, तो चैन का भार WL हो चुका है। जब आप A पर जाएंगे तो A से नीचे के जितने भी वर्टिकल वेट है वो सारे के सारे लेंगे। अब यहाँ पर आपके दो भार हो जाएंगे, एक तो चैन का भार हो जाएगा और प्लस एक ही हो जाएगा जो लटकाया हुआ भार है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कैपिटल W प्लस WL T2 P1 cos साई 1 इक्वल टू हो जाएगा P। ध्यान दीजिएगा क्षैतिज घटक कभी परिवर्तित नहीं होता। अगर बिंदु A पर जाकर के क्षैतिज घटक की वैल्यू P है तो बिंदु B पर जाकर के किसी भी बिंदु पर अगर जाएंगे तो क्षैतिज घटक आपका परिवर्तित नहीं हो सकता है, जो कि कैटेनरी की पहली शर्त है। अब यहाँ पर डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड
यहाँ से टेन साई वन की वैल्यू हो जाती है W प्लस WL अपॉन P, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर जो है टेन साई वन और टेन साई टू की वैल्यू आ चुकी है और हमारे पास फार्मूला S इजिकल टू सी टेन साई होता है और आंसर साई हाइपोलिक में चाहिए, तो मैं S के दो फार्मूले जो है वो बराबर करने जा रहा हूँ। यहाँ से देख लीजिएगा, फ्रॉम S इजिकल टू सी टेन साई S इजिकल टू सी साइन हाइपोलिक x अपॉन c। अब इन दोनों को अगर आप इक्वेट करेंगे तो टेन साई इजिकल टू हो जाता है साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। अब यहाँ से x की वैल्यू में आ जाएगा मेरे पास c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टेन साई। अब इस वाले फार्मूले को दो जगह लगा दीजिएगा, एट a कॉमा p रेस्पेक्टिवली, दोनों के एंगल डाल दीजिएगा। x1 इजिकल टू हो जाएगा c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टेन साई वन और कॉमा x2 इजिकल टू हो जाएगा c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टेन साई टू, दोनों के एंगल डाल दिए गए हैं। अब a से जाने वाला वर्टिकल है ना, a से जाने वाला वर्टिकल देखिएगा, a से जाने वाला जैसे ये वर्टिकल है, ये इसकी डिस्टेंस पूछी है, यहाँ से डिस्टेंस पूछी है W की, तो यानी कि आपसे ये डिस्टेंस पूछी है। जैसे मैं वर्टिकल बढ़ा देता हूँ ये, और ये B वाला W वाली लाइन है, तो आपसे ये पूछा है, तो उधर x1 है, इधर कोऑर्डिनेट x2 है, तो आपसे पूछा है x1 माइनस x2। अब दोनों को माइनस कर देते हैं, सबट्रैक्टिंग x1 माइनस x2 इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टेन साई टू माइनस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टेन साई टू। यहाँ साई वन हो जाएगा, यूज इक्वेशन 1 एंड 2, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स w प्लस WL अपॉन p माइनस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स W अपॉन P। और बाहर वाली C की वैल्यू रह गई है, अभी C की वैल्यू रह गई है, C याद करिएगा, T नॉट इज इक्वल टू WC, T कॉस साई होता है और T नॉट T कॉस साई और T नॉट जो होते हैं वो क्षैतिज बल होते हैं और क्षैतिज बल आपके डायग्राम में P है। अब ऐसे लिख लीजिएगा, चूंकि T नॉट इज इक्वल टू WC इज इक्वल टू P, इज टू इम्प्लाई C इज इक्वल टू P अपॉन W। अब यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाती है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू P अपॉन W साइन हाइपरबोलिक इनवर्स W प्लस WL अपॉन P माइनस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स W अपॉन P। इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है। अब ये आपका आंसर जो है वो आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज अटैच टू ए फिक्स पॉइंट A। स्मॉल L लंबाई की स्ट्रिंग के एक धागे को बिंदु A से बांध दीजिएगा, एट द अदर एंड B इज पुल्ड विद ए फोर्स WA। और दूसरा वाला जो सिरा है B, उसे WA फोर्स से खींचेगा, इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजन। और जिस बल से खींचोगे वो क्षैतिज के साथ अल्फा कोण बना रहा है। W being the weight of per unit length of the string, स्ट्रिंग की एकांक लंबाई का मान स्मॉल w है। शो दैट द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ A अबव B, वर्टिकल डिस्टेंस A की बतानी है अबव B, जो बिंदु B के ऊपर है, तो A वाला ऊपर हो जाएगा और B वाला नीचे हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, ये पोजीशन है आपकी, ये A है, ये B है, धागे की लंबाई L है और यहाँ पर आप एक क्षैतिज बल से खींच रहे हैं, ये टेंजेंट की डायरेक्शन होगी। ये WA फोर्स से खींच रहे हैं, जो क्षैतिज से एंगल बना रहा है अल्फा। प्रॉब्लम फिर उसी प्रकार से आ जाती है जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में थी। B वाला जो पॉइंट है वो कैटेनरी का वर्टेक्स नहीं हो सकता, क्योंकि कैटेनरी के वर्टेक्स की तो क्वालिटी ये है कि उस पर सिर्फ एक क्षैतिज बल होता है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो WA है, तो जो क्षैतिज से अल्फा एंगल बना रहा है ना, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो ये कैटेनरी का वर्टेक्स नहीं हो सकता।
तो आप आर्क को थोड़ा सा बढ़ाइएगा जिससे कि कैटेनरी का वर्टेक्स जो है आपके सामने आ जाए। अब ऐसे करते हैं, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, इधर आपकी वाई एक्सिस है, इसको ऐसे बढ़ाइएगा। ये सी, ये पैरामीटर सी हो जाएगा और सी से बी तक की चाप ले लीजिएगा एस। ये हो जाएगा, है ना। अब आपको ए और बी के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस नापनी है। ऐसे करिएगा, ए के कोऑर्डिनेट डाल दीजिएगा x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट डाल दीजिएगा x2 y2। तो यानी कि डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको y1 माइनस y2 का मान निकालना है और y1 माइनस y2 का मान वो आना चाहिए जो बुक में दे रखा है। अब आपका उद्देश्य है y1 निकालना और y2 निकालना, है ना। थ्योरी जो है सबसे पहले बुक वाली लिख लीजिएगा। अब देखिएगा वैल्यू निकालने चलते हैं। एस भी है हमारे पास, एस भी अननोन वैल्यू है ना। अब ऐसा करता हूँ, पहले तो मैं डब्ल्यू ए ले लेता हूँ, ये टेंशन बी पर जो है संतुलित करने का काम आएगा, ये बी पर। अब इसे डब्ल्यू ए को मुझे संतुलित करना है, तो इधर टेंशन टी है, तो थ्योरी आप बुक वाली लिख लीजिएगा। अब मैं ये लूँगा टेंशन एट बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डब्ल्यू ए। दोनों दिशा में विपरीत है, तो साम्यावस्था संतुलित करने के लिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इस तरह से जो टी है और डब्ल्यू ए है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। आप टेंशन एट बी पर ले रहे हैं, तो ये फार्मूला डब्ल्यू वाई टू हो जाएगा और यहाँ डब्ल्यू ए हो जाएगा, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, वाई टू इज इक्वल टू ए। अब वाई टू की वैल्यू ए आ चुकी है, तो वाई का फार्मूला फायदा उठाइएगा और बी पर जो स्पर्श रेखा है वो क्षैतिज के साथ अल्फा कोण बना रही है और ये आपके लिए साई का काम करेगा। तो सबसे पहले y की वैल्यू आ चुकी है, तो y इक्वल टू सी सेक साई लगाइएगा। सबसे पहले c की वैल्यू निकालिएगा, बाकी सारी चीजें फिर जल्दी जल्दी आती शुरू चली जाएंगी। और मैं लेता हूँ फ्रॉम y इक्वल टू सी सेक साई एट ए पर आइएगा, y2 इक्वल टू हो जाएगा सी सेक एल्फा, ये हो जाएगा a इक्वल टू सी सेक एल्फा और यहाँ से c इक्वल टू a कॉस एल्फा, ये आ चुका है। अब c इक्वल टू क्या आ चुका है आपका, a कॉस एल्फा आ चुका है। और यहाँ भी संभाल कर रखिएगा, y2 तो आपका आ ही चुका है। अब c की वैल्यू आ गई है। अब मैं कहता हूँ कि जब c की वैल्यू आ जाती है तो आंसर जो है आपका आने ही वाला होता है। अब मैं चलता हूँ y1 की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। चाप की मुझे लंबाई पता है, c मुझे पता चल चुका है, तो मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर लगाने जाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है, जब मैं बिंदु ए पर जाऊंगा तो मेरी चाप की टोटल लंबाई एस प्लस एल होगी, लेकिन अभी तक मुझे एस नहीं पता है। तो अब मैं फार्मूला एस इक्वल टू सी टेन साई लगाता हूँ। सी मेरे पास है और एंगल साई की वैल्यू मेरे पास एल्फा पड़ी हुई है। फ्रॉम एस इक्वल टू सी टेन साई एट बी पर आइएगा, एस एस है, सी की वैल्यू हो जाएगी ए कॉस एल्फा इंटू टेन एल्फा, साइन अपॉन कॉस तोड़ देंगे यहाँ से, एस इक्वल टू आपका आ जाएगा ए साइन एल्फा। एस इक्वल टू ए साइन एल्फा आ चुका है आपका, ठीक है। एस इक्वल टू ए साइन एल्फा आपका आ चुका है। अब आइएगा फ्रॉम वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एट ए पर आ जाइएगा, वाई वन स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस की जगह देख लीजिएगा टोटल चाप की लंबाई एस प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा सी की वैल्यू भी है और एस की वैल्यू भी है, पुट वैल्यू ऑफ सी एंड एस, तो वाई वन स्क्वायर इक्वल टू सी की वैल्यू है, ये हो जाएगा ए कॉस स्क्वायर एल्फा, एस की वैल्यू में ए साइन एल्फा प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 एल साइन एल्फा। इन दोनों को देखेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जब आप करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वाई वन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा 2 ए साइन एल्फा, वाई वन इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए साइन एल्फा।
यहाँ से वैल्यू आपकी y1 की वैल्यू आ चुकी है। अब दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस आप देख लीजिएगा। द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू y1 माइनस y2, ये हो जाता है अंडर रूट l² प्लस 2la साइन अल्फा और माइनस y2 की वैल्यू प्रूव्ड। और इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव्ड हो जाता है। अब एग्जाम्पल नंबर 5 कर रहे हैं। थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अच्छा है लेकिन अभी तक जो है कभी आया हुआ नहीं है, थोड़ा सा भारी है ये और के कंपैरिजन में। ए यूनिफॉर्म इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड वेट WL। एक स्ट्रिंग लीजिएगा जिसकी लंबाई स्मॉल l होगी, वेट WL होगा। कैरीज एट वन एंड B ए पार्टिकल ऑफ वेट W। उसके बिंदु B पर जो है बाहर W बांध दीजिएगा। विच इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। जो एक ढाल पर रखा होगा जो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो पोजीशन ऐसे है, ये ढाल है, ये 30 डिग्री का एंगल है, ये L लंबाई का धागा है और ये पॉइंट आपका B है और यहाँ पर वेट आपका W बंधा हुआ है। ये दूसरा पॉइंट मान लेते हैं A है। इस तरह से पोजीशन है, ढाल पर आपका वेट रखा हुआ है ना। फिर द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच टू ए पॉइंट A। दूसरा बिंदु A से बंधा हुआ है, ये ऊपर आ गया। सिचुएटेड एट ए हाइट h अबव द हॉरिजॉन्टल थ्रू B। लेकिन बिंदु A की जो हाइट है वो B से जाने वाले हॉरिजॉन्टल से h हाइट ऊपर है। ऐसे देखिएगा, B से जाने वाली एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ तो इसकी जो हाइट है वो मेरी h हो जाएगी, h दी गई है। एंड इन द वर्टिकल प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप थ्रू B। और उस रेखा में पड़ता है वो जहां पर थ्रू द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप थ्रू B से जाने वाली महत्तम ढाल की रेखा है। प्रूव दैट द पार्टिकल विल रेस्ट इन इक्विलिब्रियम। जो पार्टिकल कैपिटल W का बिंदु B पर बांध रखा है आपने, वो साम्यावस्था में रहेगा विद द टेंजेंट एट B टू द कैटेनरी लाइन द इंक्लाइंड प्लेन। जबकि शर्त यह है, बिंदु B पर कैटेनरी के लिए जब टेंजेंट खींचोगे, बिंदु B पर टेंजेंट जब खींचोगे कैटेनरी के लिए तो वो इंक्लाइंड प्लेन यानी कि नत तल यानी कि ढाल में स्थित होना चाहिए। यानी कि कैटेनरी इस शेप में होनी चाहिए कि बिंदु B पर जो स्पर्श रेखा है वो वही होनी चाहिए जो ढाल का एंगल है। यानी कि बिंदु B पर स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट का क्षैतिज से बनने वाला एंगल 30 डिग्री होना चाहिए इन द प्लेन। एक फिर प्रूव करना है कैपिटल W अपॉन स्मॉल w इज इक्वल टू L माइनस H इंटू L प्लस H अपॉन H माइनस का L/2। अब देखिएगा यहाँ पर साम्यावस्था स्थापित करने चलेंगे। अब हम नाम तो ये धागा मेरा L हो गया है। अब जो B वाला बिंदु है, B वाले बिंदु पर वेट W लटका हुआ है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो B वाला बिंदु मेरा कैटेनरी का वर्टेक्स नहीं हो सकता है और जब तक कैटेनरी का वर्टेक्स मेरे पास नहीं होगा तब तक मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता। अब AB वाली आर्क को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कैटेनरी का वर्टेक्स है वो प्राप्त करते हैं। ये थोड़ा सा हमेशा आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ मेरा ओरिजिन हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, इधर मेरी वाई एक्सिस हो जाएगी, ये मेरा वर्टेक्स सी हो जाएगा, ये मेरा पैरामीटर सी हो जाएगा और नाम मैं वही दे रहा हूँ जो किताब में है, सही है। तो यहाँ सी से बी तक की जो लेंथ जो है वो स्मॉल ए दे रखी है। अब यहाँ पर जितने भी नाम मैंने दिए हैं वो सारे नाम वही दिए हैं जो बुक में दिए गए हैं, है ना। अब टेंशन ले लेता हूँ मैं। अब मुझे इस वेट को संभालना है तो ये टेंशन है मेरी, बिंदु B पर टेंशन है TB पर मैंने टेंशन डाल दी है यहाँ पर और कोऑर्डिनेट वगैरह मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट में वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। और नाम वगैरह जो है मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। इसमें नाम कहीं मेरे लिखने से गड़बड़ ना हो जाए। रेस्ट इक्विलिब्रियम CB इक्वल टू A है, सारी थ्योरी B हो जाएगी बाई B द कोऑर्डिनेट ऑफ B। इसके कोऑर्डिनेट ले रखे हैं उसमें XB बाई B, कोऑर्डिनेट ऐसे मान लीजिएगा, ये कोऑर्डिनेट मान लीजिएगा।
अब यहाँ पर जो एंगल है, अब ये सारी चीज़ें आइएगा। अब W बाहर है। अब सारी थ्योरी जो है बुक से उठा लीजिएगा, थ्योरी सारी बुक से उठा लीजिएगा। सामने बस आप सब कुछ देख ही रहे हैं, सामने थ्योरी को हो जाएगी। अब मैं W के घटक बनाने जाऊंगा और इस तरह से देखिएगा W के घटक कैसे बनेंगे। ये 30 डिग्री है, ये बिंदु दी है, यहाँ पर वेट W है, इसे मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ये मेरा 90 हो जाएगा, तो ये मेरा 60 हो जाएगा। अब यहाँ से लंब खींचिएगा, ये पूरा 90 डिग्री है, इधर से 90 है तो इधर से भी 90 होगा, और ये 30 है, ये 90 है, और ये 60 हो जाएगा, और ये फिर 90 है, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब कंपोनेंट बनाने का नियम होता है, जिसके साथ एंगल अटैच होता है उसे कॉस में डाल दीजिएगा, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट बैठता है जो हर कॉस वाले के परपेंडिकुलर बैठेगा उसे साइन में डाल दीजिएगा। तो ये कंपोनेंट हो जाएंगे W cos 30 हो जाएगा, और इधर W sin 30 हो जाएगा। अब सामने अवस्था संतुलित करने के लिए आप देखेंगे क्या करेंगे, जो TB है वो ढाल के अनुदिश ऊपर की तरफ है, और ये W sin 30 नीचे की तरफ आ रहा है, ये तो इसे संभाल लेगा। लेकिन अभी वेट बचा हुआ है W cos 30। W cos 30 का इस सवाल में कोई रोल नहीं होगा। W cos 30 को आपको रिएक्शन संभाल लेगी, क्योंकि जब आप वेट को ढाल पर ले जाकर के रखेंगे तो उस पर रिएक्शन कार्य करने लगेगी। ये रिएक्शन होगी नॉर्मल रिएक्शन, ढाल की लंबाई हो जाएगी ये R, ये R जो संभालेगी वो इसे संभालेगी W cos 30 को। अब थ्योरी हो जाएगी, फिर उसके बाद आप लिखेंगे रिजॉल्विंग द फोर्सेस एट B along inclined plane। अब ढाल के अनुदिश आ जाइएगा, इधर से TB आ जाएगा और इधर से आ जाएगा W sin 30, दोनों की दिशा विपरीत है। TB इक्वल टू W sin 30, तो TB इक्वल टू W/2, लेकिन फार्मूला लगा दीजिएगा फ्रॉम T इक्वल टू W/, अब TB B वाले बिंदु पर है ना, तो ये हो जाएगा W/T इक्वल टू कैपिटल W/2, ये हो जाता है W/2 स्मॉल w। अब देखिएगा YB की वैल्यू जो है आपकी आ चुकी है। ये कुछ पीछे वाले क्वेश्चन की तरह से ही, जैसे इससे पीछे वाला क्वेश्चन करा था, YB की वैल्यू आ चुकी है। अब B बिंदु पर जाऊंगा तो 36 से बनने वाला एंगल जो है मेरा आ चुका है, तो मैं एक C लेने जा रहा हूँ और एक S लेने जा रहा हूँ। तो पहले मैं C निकालता हूँ, y इक्वल टू C sec psi लगाता हूँ, फ्रॉम y इक्वल टू C sec psi एट B पर आ जाइएगा, YB इक्वल टू C sec 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा W/2W इक्वल टू C sec 30 की वैल्यू में आ जाएगा 2/√3। cos 30 की वैल्यू को उल्टा कर दिया गया है, तो यहाँ से C इक्वल टू आ जाता है हमारा W√3/4 स्मॉल w। C आ चुका है, और आपको पता ही है C अगर आने वाला होता है तो आंसर कम से कम आधा क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक अननोन वैल्यू मेरे पास और है, ये CB वाली अननोन वैल्यू और है। स्मॉल a पे चलता हूँ मैं, फ्रॉम x इक्वल टू C tan psi एंड B पर आ जाइएगा, चाप A हो जाएगी, C की वैल्यू हो जाएगी W√3/4 स्मॉल w, और यहाँ tan 30 हो जाएगा। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल a की वैल्यू हो रही है W/4 स्मॉल w। यहाँ से जो है मेरी स्मॉल a की वैल्यू आ चुकी है, कैपिटल W/4W। C अननोन था वो आ चुका है, स्मॉल a अननोन था वो आ चुका है, स्मॉल h तो मुझे पता ही था। अब मैं तैयारी करने वाला हूँ बेटा फार्मूले की, y² इक्वल टू C² प्लस S² की, फ्रॉम y² इक्वल टू C² प्लस S²। अभी h का कोई रोल नहीं आया है, अब आएगा h का रोल। ये फार्मूला दो जगह लगा दीजिएगा, एट a पर
वाई ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, सी तो कभी बदलता नहीं है, और चाप की लंबाई हो जाएगी ए प्लस एल का होल स्क्वायर, एट बी पर लगा दीजिएगा वाई बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फार्मूला आपका तैयार हो चुका है वाई बी का। अब यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। अब हम आंसर लेने चल रहे हैं। अब आंसर हमारा आ चुका है, सारी वैल्यू हमारे पास है। तो ये हो जाएगा वाई बी स्क्वायर माइनस का वाई ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर कट जाएगा, ये उल्टा घटा दिया है मैंने, वाई ए स्क्वायर माइनस वाई बी स्क्वायर करिएगा, सी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर कट जाएगा तो एल स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 2al आ जाएगा। एच अब भी नहीं आया है, लेकिन डायग्राम देखिएगा, वाई ए को तोड़िएगा आपके सामने एच मिल जाएगा। यहाँ देख लीजिएगा वाई ए है एच और प्लस ये वाई बी, तो आपका वाई ए बन जाएगा। क्योंकि वाई ए इक्वल टू तोड़ सकते हैं वाई बी प्लस एच, जब ये वाली वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो वाई बी के स्क्वायर से वाई बी का स्क्वायर भी कट जाएगा। वाई बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टू वाई बी एच माइनस वाई बी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 2al, वाई बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाता है। अब वाई बी की वैल्यू देख लीजिएगा और ए की वैल्यू देख लीजिएगा। पुट वैल्यू ऑफ वाई बी एंड ए, वाई बी की वैल्यू देख लीजिएगा, कैपिटल W अपॉन 2W है, एच स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2h आ जाएगा, और कैपिटल W अपॉन 2 स्मॉल w हो जाएगा इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 2l। अब ए की वैल्यू देख लीजिएगा, W अपॉन 4W, यहाँ 2 से 2 कैंसिल है, और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, कैपिटल W बटे स्मॉल w आंसर है। एक तरफ सेपरेट कर लीजिएगा, कैपिटल W अपॉन W, H माइनस ये L/2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आपका रिजल्ट प्रूव है, कैपिटल W अपॉन स्मॉल w इज इक्वल टू L माइनस H इंटू L प्लस H, H माइनस L/2 प्रूव्ड। और इस प्रकार से जो है आपका एग्जाम्पल जो है ये प्रूव्ड हो जाता है।